मेरे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हमने इसके रूल्स देखे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देखें। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इसमें सारे हेड्स आएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पीछे के जितने भी रूल्स, जितनी भी सारी चीज़ें आपने देखी वो सारी अब तक आपको आनी चाहिए। तो पहली शर्त होती है, अगर आप ये सवाल अच्छे से करना चाहते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के लिए सोहन लाल की आयों के निम्न विवरण के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए उसकी कुल कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो सोहनलाल यानी इंडिविजुअल हो गया, पहली पहचान हो गई यहाँ से कि आयों के विवरण के आधार पर देना है और असेसमेंट ईयर आपको दे रखा है। कुल आयकर दायित्व, टोटल टैक्स लायबिलिटी और भुगतान योग्य कर की राशि, कितना टैक्स पेएबल होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। निर्धारण यह मानते हुए कीजिए कि नियोक्ता ने वेतन में से 6,33,759 कर की कटौती की है। ये TDS हो गया, इतना टैक्स वो कटौती कर चुका है, ठीक है ना। तो TDS सबसे लास्ट में वापस कटाया जाता है। तो आप चाहे तो इस पर माइनस का निशान लगाते, सबसे लास्ट में कटेगा। अब इसकी सारी इनकम दे रखी है हमारे सामने, पॉइंट टू पॉइंट है। तो जो इसमें हमें हेडवाइज डिफरेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से हेड में कौन सी इनकम जाती है। सबसे पहले नंबर 1, 2 लाख रुपये प्रति माह वेतन सैलरी है और 35,000 रुपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता, ये भी सैलरी है। दोनों सैलरी हेड में जाएंगे। नंबर 2, 1 अप्रैल 2020 को भारतीय कंपनियों से ब्याज प्राप्त किया, अदर सोर्सेज, कौन से हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज में। उसमें दोनों ही ब्याज आपके आ जाएंगे यहाँ सूचित ऋण पत्रों पर, और ये दोनों ही। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, गत वर्ष में उनके अन्य विनियोग निम्न थे, तो ये भी अदर सोर्सेज, सही है ना। तो अदर सोर्सेज हेड में जाएगा। तो 1 अप्रैल को 10% सरकारी प्रतिभूतियों में 15 लाख रुपए और डाक खाने की बचत बैंक खाते में 5,20,000 रुपए, जिस पर ब्याज 17,000 रुपए प्राप्त किए, दोनों आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, यानी हम पढ़ते समय क्या आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से हेड्स में जाएंगे, फिर उसके बाद में हेडवाइज कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे। सामूहिक नाम से क्रय की गई एक मकान संपत्ति में उनका 25% हिस्सा है। अंडरलाइन करें, मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी। इस मकान संपत्ति की समस्त कटौतियों के उपरांत गणना की हुई आय 48 लाख रुपए। तो 48 लाख का 25% निकालेंगे, 12 लाख रुपए। ये HP हो गया, सही है। 3 हेड आ गए अब तक, सैलरी हेड, अदर सोर्सेज हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड। आगे 5वां पॉइंट, फर्म के साझेदार के रूप में के लाभ का 1/4 भाग 54 लाख रुपए। लाभ के हिस्से के अलावा उनको इस फर्म से 27 लाख रुपए का वेतन और 17 लाख रुपए पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त हुआ। 54 लाख पे तो क्रॉस कर लो, क्योंकि फर्म का लाभ यदि है तो उस पर फर्म टैक्स देगी, इंडिविजुअल टैक्स नहीं देगा। लेकिन जो उसको खुद को साझेदार के रूप में वेतन मिला और पूंजी पर ब्याज मिला, ये BP हेड की इनकम मानी जाएगी। तो BP हेड पे ये इस पे राइट लगा दो और इस पे भी राइट लगा दो, ये दोनों BP हेड की इनकम मानी जाएगी। तो एक हेड और आ गया, BP हेड। 6वां पॉइंट, भवन को बेचने से LTCG हुआ 27 लाख। तो LTCG, तो CG हेड हो गया, क्लियर। 7वां पॉइंट, उसकी पत्नी को उसके पिता से 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसे उसने उक्त फर्म में, जिसमें उसका पति भी साझेदार है, विनियोग कर दिया था। उसमें उसकी पत्नी को 25% लाभ के रूप में 12,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। तो ये 12,000 रुपए
उनकी पत्नी को पिता से 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। तो पहले तो इस बात में अंडरलाइन कर लो पिता से, जिसे उसने फर्म में लगाया, फर्म से उसे 25% भाग के लिए 12,000 रुपए प्राप्त हुए। तो ये इनकम सबसे पहले किसकी होगी? पत्नी की खुद की स्वयं की इनकम होगी। तो इस पे टैक्स पति को नहीं देना है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, बैंक बचत खाते से ब्याज 40,000 रुपए प्राप्त किया, OS। इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, ये सारे अदर सोर्सेस हेड में आते हैं। 9 नंबर पॉइंट, 1 मई 2020 को घरेलू कंपनियों से 15,30,000 रुपए लाभांश डिविडेंड प्राप्त हुआ, जिसमें एक कंपनी से मिले 1,80,000 रुपए शामिल है, जिसमें उसका सार्वजनिक हित है। तो ये आपके OS अदर सोर्सेस। 10वां पॉइंट, उसने अपने रहने के लिए प्रयुक्त मकान के किराए के रूप में, जो जोधपुर में है, 32,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया। तो उसने किस चीज के लिए पेमेंट किया है? उसने अपने रहने में प्रयुक्त मकान के किराए का भुगतान किया है। तो ये तो पेमेंट हुआ, कोई इनकम तो ये है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, उसने गत वर्ष में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को 25 लाख रुपए का दान दिया, 80G। डोनेशन है ना, तो किसमें आ जाएगा? 80G में। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए 15,000 रुपए का भुगतान क्रेडिट कार्ड द्वारा किया तथा चिकित्सा जांच में 7,000 रुपए व्यय किए। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 80D, ये लिखना है। नेक्स्ट 13 नंबर, उन्होंने एक वित्तीय संस्थान को 5 लाख रुपए का ऋण पुनर्भुगतान किया, जिसमें 70,000 रुपए ब्याज के शामिल है। यह ऋण 5 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने लड़के की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लिया था। तो इस पे लिखो 80E। ठीक है, तो अब तक 80G आया, 80D आया, 80E आया। एक और यहाँ पे है, देखो, बचत बैंक खाते में 40,000 रुपए ब्याज प्राप्त होना, सेविंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखो 80TTA, 10,000 रुपए की छूट प्राप्त होती है। ये आपके 4 डिडक्शन इस प्रश्न में आते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में यहाँ पे देख लें, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आरबीडी से है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोहन लाल फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम 2 कॉलम बनाने हैं और पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखें ए, सैलरी है। तो जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, हमने सैलरी हेड जहां जहां पे लिखा था वो चीजें यहाँ पे लेनी है। सैलरी हेड में सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आपके 2 लाख इंटू 12, तो 24 लाख रुपए। इधर भी 24 लाख। बेसिक सैलरी के बाद में HRA, तो HRA से मिलता कितना है? 35,000 रुपए पर मंथ मिलता है। तो 35,000 इंटू 12 कितना होता है बच्चों? 4 लाख। अंदर की तरफ लिखना है लेस एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड का रूल्स क्या होता है इसमें? पहला HRA रिसीव्ड, दूसरा 10% ऑफ सैलरी और तीसरा रेंट पेड माइनस कितना?
10% होता है ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो वो रूल करना है। तो वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 देखें, वर्किंग नोट 1 HRA, उसमें पहला पॉइंट रिसीव दिया हुआ है, कितना है? हाँ बेटा 35,000 पर मंथ है। 35,000 इंटू 12 कितना होता है? 4,20,000। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? हाँ बेटा पहला हो गया रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना होगा। दूसरा कितना होता है? 40% और 50%। तो यहाँ पे कौन से शहर में रहते हैं? हाँ बेटा तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। तो सैलरी में केवल बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी 24 लाख है क्या? तो 24 लाख 40% ऑफ 24 लाख, कैलकुलेट करो कितना होता है? 9,60,000। 40% और 50% ऑफ सैलरी। और थर्ड हो जाएगा रेंट पेड। एक जगह पे अपने आया था रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 24 लाख सैलरी। तो रेंट पेड कितना रुपए पर मंथ था? 30,000 लिखा हुआ था ना अपने क्वेश्चन में, देखो कितना? 32,000। तो लिखेंगे 32,000 इंटू 12, ये तो रेंट पेड हो गया, माइनस 10% ऑफ 24 लाख यानी 2,40,000। बताओ कितना आता है घटाने पर? 1,44,000। तीनों में से जो भी कम हो, तो तीनों में से जो भी कम हो, तो कम कौन है? 1,44,000 है, तो ये आपके हो जाएगा एग्जम्प्टेड। अब आपकी सैलरी हेड का रूल है HRA के मामले में, मेरे हिसाब से आपको वापस याद आ गया होगा कि हाँ ये तो था। रिवाइज करते रहोगे तो ये सारी चीजें याद रहेगी। तो ये यहाँ ऊपर लिखना है 1,44,000 घटाने पर कितना आता है बेटा? 2,76,000। और इधर तो ये पूरा लिखा जाएगा 4,20,000 न्यू टैक्स रिजीम में। तो न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट है नहीं, यहाँ तक का टोटल लगाएंगे कितना आता है? कितना? 76,000। और दूसरी तरफ 28,20,000 लेस SD। स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना अंडर सेक्शन 16IA, इसमें 50,000 कम होता है, यहाँ पे इसमें डैश हो जाएगा। अब आपका सैलरी हेड आएगा कंप्लीट 26,26,000 और ये 28,20,000। ये आपका सैलरी हेड यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है बैलेंस। कोई दिक्कत बेटा? बेसिक सैलरी है, HRA है, दो ही बातें पूछी गई हैं। SD 50,000 देते ही हैं, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में देते हैं, इसलिए केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में दिया, न्यू में कुछ नहीं देते, तो सीधा जोड़ना है। न्यू में HRA की भी कोई गणित नहीं है, सीधा कैलकुलेट होता है। ये चीज़ हमने सैलरी हेड में सीखी भी है, वहाँ से ही वापस एज इट इज लिया है। अब ये हेड हो गया। अब सेकेंड लिखें B, HP हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में सीधी सीधी इनकम दे रखी थी कि इसके हिस्से में 12 लाख रुपए आए थे, है ना? तो सीधा यहाँ पे 12 लाख रुपए दोनों तरफ लिख देंगे। तो HP हेड भी सिंगल लाइन में सॉल्व हो गया। BP के बाद HP के बाद में अगला कौन सा हो जाएगा? थर्ड BP
बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसको सैलरी और इंटरेस्ट मिला था ना, सैलरी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, ये आपके टैक्सेबल होगा। तो दोनों की टोटल कितनी आती है बेटा? सीधा यहाँ पे लिख देंगे 44 लाख। ठीक है, तो बीपी हेड भी आपका सॉल्व हो गया। डी पॉइंट सीजी कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन में LTCG ये दिया वही है, सीधा सीधा 27 लाख, इधर भी 27 लाख। ठीक है बेटा, कंप्यूटेड दिया हुआ है, इसका मतलब सारा कुछ कैलकुलेट करके दिया। अब आप खुद देख लो कि इस पूरे यहाँ तक हम 4 हेड कर चुके हैं, जिससे केवल सैलरी हेड में एक पॉइंट कैलकुलेशन का आया था, उसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे लिखने थे। अब लास्ट आपका 5वां हेड हो गया ई, अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में आपकी कैलकुलेशंस हैं, तो वो इसमें आपके कंटिन्यूएशन में आ जाएगी। सबसे पहले इसमें आप ले लेंगे, पहले पॉइंट में स्टार्ट करो, वो कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट है ना 2,70,000 का, तो लिखे इसमें अंदर की तरफ 1 इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 2,70,000 रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड से नहीं चलेगा ना। 2,70,000 इंटू कितने परसेंट से क्रॉस अप करना है इसको? 100/90 से कितना होता है? कितना होता है बेटा? 3 लाख। इधर भी 3 लाख। नंबर 2, अगला इंटरेस्ट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ही है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है बेटा? 1,89,000, ये भी रिसीव्ड है ना, तो ये भी 100/90 से करेंगे। अगर प्रश्न में कोई डेट नहीं दे रखी है ना, तो 100/90 से करते हैं, और अगर डेट दे रखी है तो 14 तारीख के बाद का यदि हो तो 100/92.5 करते हैं। कितना होता है इसका? 2,10,000। नंबर 3, अगला आपके है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना है? हाँ बेटा, 15 लाख है या 10% निकालना है उसका? हाँ बेटा, 15 लाख का 10% इन्वेस्टमेंट है ना, तो 15 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा? 1,50,000 दोनों तरफ। इस पे कोई TDS कटता नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट, पोस्ट ऑफिस पे कितना रुपए मिला हुआ है उसे? इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, तो वो आपके 17,000 दिया हुआ है सीधा, तो 17,000 लिखेंगे। 17,000 दिया हुआ है ना। अच्छा, इसमें है ना, इसने लिखा है कि पोस्ट ऑफिस का जो बचत बैंक खाते में 5,20,000 ब्याज के 17,000 रुपए प्राप्त किए, तो पोस्ट ऑफिस ने डिडक्शन और देनी है, तो इसको अंदर की तरफ लिख लो पहले, फिर लिखना बाहर। पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज होता है वो आपके 17,000 हुआ, लेस डिडक्शन, याद रखना है इसमें 3,500 रुपए डिडक्शन के देने हैं, तो कितना आएगा टैक्सेबल में? हाँ बेटा, 13,500। ये डिडक्शन आप अदर सोर्सेस हेड में देखना, पोस्ट ऑफिस सिंगल स्कीम में आता है 3,500 रुपए। 5th पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है इसमें? डिविडेंड है ना, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, कितना मिला इसे डिविडेंड? 15,30,000 रुपए मिले थे, तो
लिखिए डिविडेंड। तो डिविडेंड है आपके 15,30,000 और इसमें भी वही 100/90 करना है। कितना होता है? हाँ बेटा, दोनों तरफ लिख दो 17 लाख। और एक है आपके इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट कितना? 40,000। जहां पे हमने लिखा था ना 80 TTA, तो 80 TTA वाला 40,000 ये है। और कोई अदर सोर्सेज की इनकम है क्या? देखो, अब हम इसमें टोटल करते हैं, तो टोटल आप यहां लगाएं। कितनी आती है बेटा बोलना? 1,33,39,500। ये तो हुआ फर्स्ट में, और दूसरे में 33,500। ये आपके हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, GTI कहते हैं इसको। तो आपका GTI यहां पे आ गया। अब लिखेंगे लेस डिडक्शन। तो डिडक्शन में हमारे पास कितनी है? कितनी है बेटा? सबसे पहले कौन सी थी? 80D है, 80D मेडिकल कितने रुपए है? हाँ बेटा बोलोगे? लिखा हुआ है क्या प्रश्न में? देखो इसमें लिखा है कि 15,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया और 7,000 रुपए खर्च किए, तो 15 और 7 22 होते हैं। पर जो जांच है ना वो 5,000 रुपए तक की अधिकतम छूट होती है। तो आप यहाँ पे लिख दो 15,000 प्लस 5,000 रुपए जांच के, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। पहला पॉइंट हो गया। न्यू टैक्स रेजिम में कोई छूट नहीं होती, डैश कर दो। फिर उसके बाद में नंबर 2 80E। 80E एजुकेशन लोन के लिए होती है। तो एजुकेशन लोन में उसने ब्याज चुकाया था कितना? 70,000 रुपए। तो इंटरेस्ट की छूट दे दी जाएगी केवल 70,000 और इधर डैश। फिर 80E के बाद में 80 TTA, ये आपके इंटरेस्ट की छूट होती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो वो आपके अधिकतम 10,000 की छूट दी जा सकती है, मैक्सिमम है ये हो गई, इधर डैश। और लास्ट अपने आता है 80G डोनेशन। तो डोनेशन की छूट 10 का 100%, ये रूल फॉलो होता है, 10 का 100%। अब ये 10 का 100% क्या है वो वर्किंग नोट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। देखिए वर्किंग नोट नंबर सेकंड, डोनेशन। डोनेशन में 80G आ गया। 80G में नियम है, पहला पॉइंट नंबर 1, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। तो एडजस्टेड GTI हमें निकालना पड़ेगा, तो 10% तो लिखो ऑफ एडजस्टेड GTI का मतलब होता है GTI कितना था इसमें देखो हमने अभी कैलकुलेट किया है 1,33,39,500। अब ये तो केवल GTI है, एडजस्टेड GTI में से क्या क्या घटाते हैं देखो सुनो इधर। सबसे पहले नंबर 1 LTCG, तो वो आपके 27 लाख है, वो घटाना पड़ेगा। फिर आता है 111A घटाना है, वो इसमें है नहीं। और ऑल अदर डिडक्शन, और क्या घटाते हैं? ऑल अदर डिडक्शन। तो अभी तक 3 डिडक्शन हमने दी है, वो तीनों घटाएंगे। कितनी कितनी है डिडक्शन में? एक 20,000 है, एक 70,000 है, एक 10,000 है। ये होगी ऑल अदर डिडक्शन। इन सबको घटाने के बाद जो आया उसका 10% लेना है।
तो कैलकुलेट करो कितना होता है 10%। पहले तो ये निकालो कि 1,33,39,500 में से 27 लाख घटाना है, 20,000 घटाना है, 70,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, कितना आता है? उसका 10% लेना है। कितना होता है? हाँ बेटा 105,39,500। तो अब इसका 10% निकालेंगे, कितना होता है? 10,53,950। और एक्चुअल डोनेशन कितना था? 25 लाख। कितना डोनेशन किया था इसने? 25 लाख। 25 लाख। दोनों में से जो भी कम हो, दोनों में से जो कम है वो 100% हो जाएगा। कम है तो दोनों में कम कौन है? 10,53,950 है, तो जो कम है उसका 100% छूट। तो छूट जो है वो आपके आ गई 10,53,950। ठीक है, इसी को बोलते हैं 10 का 100 कि 10% तो निकालो, फिर जितना आए दोनों में से उसको 100% दे दो। अगर 10 का 50 होता तो क्या होता? 10 का 50 होने पे सेम प्रोसेस करते, लेकिन दोनों में से जो कम होता उसका आधा छूट मिलती। ये नियम होता। 50 मतलब ये है। तो ये इसे मेन प्रश्न में ले जाते हैं। कितना आता है बेटा? 10,53,950। इधर डैश कर दो। तो ये सारी डिडक्शन घटानी है। घटाने के बाद में टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी, जिसको हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं। कितना आता है घटाने पर? है ना 1,81,85,550। और इधर हो जाएगा 135,33,500। ये टैक्सेबल इनकम आई बच्चों। यहां तक का जो प्रश्न हम यदि सॉल्व करते हैं तो ये पिछला चैप्टर तक का काम हुआ है। पिछले चैप्टर में जो आपने एग्जांपल्स मैंने कहा आपको देखने हैं, तो उसमें आपको यहां तक तो करना है जीटीए, और उसके बाद में डिडक्शन देने, यहां तक करते ही पिछला चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर अब यहां से शुरू होता है टैक्स कैलकुलेट करने का। तो अब आप यहां पे आ जाओ, नीचे ले लो प्रश्न में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। आगे नया फॉर्मेट बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। टेबल बना लो एक ऐसे, हेडिंग लिख दो ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। टैक्स में वापस 2 कॉलम बनाने हैं, इसमें भी computation of tax under old tax regime, new tax regime। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1, आवाज नहीं करे बेटा, सबसे पहले नंबर 1 टैक्स ऑन LTCG। तो LTCG पे 20% टैक्स होता है, इसलिए उसको सबसे पहले अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो एट द रेट 20% ऑफ 27 लाख कितना होगा बच्चों? 5,40,000 दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2, अब चूंकि अन्य कोई इनकम एक्स्ट्रा स्पेशल इनकम नहीं है, अब बाकी सारी अदर इनकम रही, तो टैक्स ऑन अदर इनकम। तो टैक्स ऑन अदर इनकम में बैलेंस बचा कितना? तो अपने जो टैक्सेबल इनकम आई थी ना, उसमें से 27 लाख दोनों तरफ घटा दो, तो कितना कितना आता है?
तो प्यारे बच्चों जब 27 लाख पे हम टैक्स लगा देंगे तो उसके बाद में अदर इनकम बचेगी इधर 94,85,550 और इधर बचेगा 1,08,33,500। ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ये न्यू टैक्स रिजीम में है। अब इन दोनों पे हमें अदर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम करते हैं। तो उसके लिए वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट थर्ड, टैक्स ऑन अदर इनकम। इसमें दो सेगमेंट बनाएंगे, OTR यानी ओल्ड टैक्स रिजीम और NTR यानी न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 94,85,550 इनकम थी जो अदर इनकम है, और इधर 1,08,33,500। इसमें स्लैब आपके नील 5%, 20% और 30% से लेना है। 2.5 लाख पे नील है, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले 5 लाख पे 1 लाख। तो 2.5, 5 और 5 10 लाख घटाया इसमें से, तो 84 लाख बचा। तो 84,50,550 पे 30% हमने लिया, ये आपके टोटल आया 26,58,165। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपके हर 2.5 लाख पे 5% बढ़ता है। तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, उसके अगले 2.5 लाख पे 10%, उसके अगले 2.5 लाख पे 15%, उसके अगले 2.5 लाख पे 20%, फिर उसके अगले 2.5 लाख पे 25%। यहाँ तक 15 लाख रुपए तक आ जाता है। 15 लाख के बाद में जितना भी बचा, यानी आप इसमें से 15 लाख घटाएंगे तो 93,33,500 बचा, उस पे 30%। इसको बैलेंस बोलते हैं। तो बैलेंस पे हमने टैक्स लिया, दोनों टैक्स आ गए। ये कहलाता है टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम कौन सी होती है? जो ना तो कैजुअल इनकम है, ना LTCG है, ना 111A है। उनको छोड़कर जो भी इनकम है वो अदर इनकम है। जैसा कि हमने कल रूल्स में पढ़ा था कि मेनली तो अदर इनकम ही होती है। तो ये अदर इनकम पे टैक्स सिस्टम है। जैसे मान लो मेरे लिए टैक्स कोई कैलकुलेट करेगा तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करता हूँ, तो ओल्ड टैक्स रिजीम पे मेरा टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से होगा। समझ में आया बेटा टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है? अब ये टैक्स हमने वर्किंग नोट में इसलिए लिया क्योंकि सवाल में ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसे मेन सवाल में ले लो, यहाँ पे टैक्स लिखो। यहाँ पे लिखा है ना टैक्स ऑन अदर इनकम। पहले का कितना है? 26,58,165 और इस तरफ 29,87,550। ठीक है बेटा। अब आप इधर का टोटल लगाएंगे। टैक्स तो आ गया हमारे पास, टोटल कितना होता है बताओ? जोड़ेंगे दोनों टैक्स। हाँ बेटा बोलो जल्दी से। हाँ जो यहाँ तक टोटल कितना होता है? 31,98,165। ये इधर का टैक्स हुआ। इधर 35,27,550। ये टैक्स हो गया। ऐड सरचार्ज। तो सरचार्ज एट द रेट 15% लगेगा क्योंकि 1 करोड़ से अधिक GTI थी, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। तो 1 करोड़ से ऊपर होता है तो 15% इसी का कैलकुलेट करना है। कितना होता है? 31,98,165 का 15% 4,79,725। दूसरा 5,29,133। ये आपके सरचार्ज हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना होता है टैक्स जोड़ने पर? हाँ बेटा 36,77,890। और इधर इस तरफ का टोटल 5,29,133 जोड़ने पर 40,56,682। 83। एड सेस, एजुकेशन सेस था ना, तो एजुकेशन सेस एट द रेट 4% जोड़ेंगे। तो इसका 4% और निकालो। कितना होता है जल्दी से देखें। हाँ बेटा 1,47,115। 1,62,266 और 1,62,000
266 जोड़ लगाओ कितना होता है? 67 निकालोगे इसको? ये 67 टोटल लगाओ कितना होता है टैक्स? 38 लाख 25,005 सही है। दूसरा कितना है? 42 लाख 18,949 50 आएगा ना? 50। अब ये पूरा टैक्स हुआ, ये हुआ टैक्स लायबिलिटी लेस टीडीएस। टीडीएस हमारा जहां जहां पे कटा तो सैलरी में कटा था, तो सैलरी हेड में हमारा टीडीएस कितना कटा? तो टीडीएस में सैलरी हेड का कितना बेटा? 6,33,759। इधर भी यही 6,33,759। इसमें कोई अंतर नहीं होता, टीडीएस तो जो कटा है वो कटा ही है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। उसके बाद सैलरी के बाद में आपके अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट को जिसको हमने ग्रॉसअप किया था ना, वो भी तो टीडीएस ही होता है, तभी तो ग्रॉसअप किया था। तो इंटरेस्ट में आपके देखो एक तो आपके 2,70,000 को किया था हमने, तो 2,70,000 को ग्रॉसअप किया तो वो कितना बना था? 3 लाख, यानी 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। ये टीडीएस कटा था। फिर उसके बाद में एक और इंटरेस्ट था, 2,10,000 था क्या इंटरेस्ट? 2,10,000 उस पर भी 10% कितना होगा? 21,000। और उसके बाद में और टीडीएस का कटा डिविडेंड में, है ना? तो डिविडेंड में आपकी कितना दे रखा था? 17 लाख था, तो 17 लाख पे 10% तो 1,70,000 दोनों तरफ। ये टैक्स आपके कटे थे, तो वो सारे हम इसमें से वापस कटाएंगे। अब आपकी जो आएगा वो आएगा टैक्स पेएबल। तो टैक्स पेएबल घटाओ कितना आता है सर? $29,70,246। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 29,70,250 राउंड ऑफ। इधर आता है 33,64,190। तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही आ जाएगा, 33,64,190। ये दोनों आपके आंसर हो गए। एक बार आपको ये जो टीडीएस है ना, वो मैं आपको वापस बताता हूँ। प्रश्न में ही टीडीएस होता है। देखो कहाँ था, ये देखो बेटा एक बार, ये देखो, ये जो फॉर्मूला लगाया टीडीएस का है, बोर्ड पे देख रहे हो? ये फॉर्मूला लगाया टीडीएस का है, और ये फॉर्मूला लगाया टीडीएस का है। आपको पता चल जाता है जहां पे हमने ग्रॉसअप किया था ना, वही टीडीएस है। अब जैसे 2,70 था, जबकि लिख यहाँ कितना रहे? 3 लाख, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 30,000 रुपए, तो वो टीडीएस है। इधर हम था 1,89,000, जबकि लिख रहे 2,10,000, अंतर कितना हुआ? 21,000, वो क्या हो गया? टीडीएस। यहाँ पे था 15,30,000, जबकि लिख रहे हैं 17 लाख, तो यहाँ अंतर हुआ 1 लाख का, 1,70,000 का, वो हो गया टीडीएस। तो जो हम ग्रॉसअप करते हैं ना, वो टीडीएस का पॉइंट होता है। वो टीडीएस वापस यहाँ पे इस जगह पे हमें यहाँ पे लेस करना होता है जब टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, ये इस जगह पे, ठीक है ना? तो ये याद रखना, ये सारा टीडीएस घटाने के बाद है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ, जिसमें इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीट आ गया है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।